नमस्कार, मैं विवेक कुमार मीणा आपका वीएन के हब में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का अध्याय जो 16 का है, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो बिना वक्त गंवाए हम इसका अध्ययन करते हैं। देखिए, इसमें जो पहला टॉपिक आता है वो आता है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन होता क्या है? प्राकृतिक संसाधन प्रकृति के द्वारा जो संसाधन हमें प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। ऐसे संसाधन जो प्रकृति ने हमें दिए हैं और जीवों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे मिट्टी, वायु, जल, कोयला, पेट्रोलियम, वन्य जीवन, वन, ये सभी क्या हैं? प्राकृतिक जो है वो संसाधन है। और प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो समाप्य और एक असमाप्य। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि समाप्य यानी ऐसे संसाधन जिनकी प्रकृति में मात्रा निश्चित है और जिनका अगर लगातार दोहन कर दिया जाए तो वो समाप्त हो जाएंगे, अर्थात इन्हें हम अनवीनीकरण संसाधन भी कह सकते हैं। सेकंड, असमाप्य यानी जिनकी प्रकृति में मात्रा असीमित है और जैसे वायु, प्रकाश, मिट्टी, जल, इनकी मात्रा असीमित होती है। ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? असमाप्य संसाधन कहलाते हैं। तो यहाँ से एग्जाम सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन क्यों आवश्यक है? प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन रटने वाली चीज़ नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति में मात्रा क्या है? सीमित है। और सीमित होने की वजह से अगर हम इनका लगातार दोहन करते जाएंगे तो इनकी मात्रा क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसीलिए इनका उपयोग क्या करना चाहिए? प्रबंधन के साथ करना चाहिए, ताकि यह अगली पीढ़ियों को उपलब्ध हो सके और संसाधनों का किसी प्रकार से शोषण न हो। तो याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन क्यों आवश्यक है। नेक्स्ट, गंगा कार्य परियोजना के लिए गवर्नमेंट के द्वारा योजना कब चलाई गई थी, या गंगा स्तर में सुधारने के लिए कब चलाई गई थी? 1985 में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा जल की गुणवत्ता अगर आपको मापनी है कि गंगा का पानी या किसी प्रकार का कोई जल है उसको अगर मापना है तो आप किस प्रकार से, किन कारकों का उपयोग कर सकते हैं? नंबर एक, पीएच स्केल जो होता है उसके द्वारा हम अम्लीयता या क्षारीयता का मापन करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जल उदासीन प्रकृति का होता है तो उससे माप लिया जाएगा। सेकंड, उस जल में कोलिफॉर्म नामक जीवाणु है अथवा नहीं। अगर कोलिफॉर्म नामक जीवाणु है तो वह जल संदूषित है। और ये है जीवाणु की खास बात है, ये मनुष्य की आंत्र में पाया जाने वाला एक मुख्य जीवाणु है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि उसके आंत्र में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? कोलिफॉर्म। अगला टॉपिक आता है, पर्यावरण को बचाने के लिए 3R का सिद्धांत हम अपना सकते हैं। 3R या 3R का जो सिद्धांत होता है उसमें पहला होता है कम उपयोग, सेकंड होता है पुनः चक्रण, रिसाइकिल, और थर्ड होता है रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि अगर आपको कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है तो उसे उपयोग में न लें, या उसका उपयोग क्या कर दें? कम कर दें। जैसे टपकते हुए नल को ठीक करना, आहार भोजन को न फेंकना, अगर कोई बल्ब या पंखा चल रहा है तो उसका स्विच बंद कर देना आवश्यकता न होने पर। पुनः चक्रण, अगर कूड़े कचरे में आप कोई ऐसी चीज़ फेंकते हैं जिसका रिसाइकिल हो सकता है, जैसे प्लास्टिक, कांच, धातु, तो उनको अलग से निकालना और उनको रिसाइकिल करना। पुनः उपयोग, जैसे कि ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको हम एक बार काम में लेने के बाद दोबारा भी काम में ले सकते हैं। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती है उसमें कोल्ड ड्रिंक पीने के पश्चात वो बोतल दूध, दही, छाछ इत्यादि या तेल वगैरह रखने के लिए हमारे दोबारा काम में आ सकती है। तो कुल मिला के 3R सिद्धांत के द्वारा हम पर्यावरण को बचाने में कुछ हद तक हेल्प या मदद कर सकते हैं। इसके अलावा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि पुनः चक्रण जो होता है वो पुनः चक्रण से बेहतर है। पुनः उपयोग क्या है? पुनः चक्रण से बेहतर है। कैसे? क्योंकि पुनः चक्रण में हम किसी भी पदार्थ को काम में लेंगे और फिर उसको रिसाइकल करेंगे, ऊर्जा लगाकर उसको क्या करेंगे? नया बनाएंगे। तो सीधा सीधा इसका उत्तर है पुनः उपयोग पुनः चक्रण से बेहतर है, क्योंकि इसमें ऊर्जा की बचत होती है। जरूर इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे कि पुनः चक्रण उपयोग से पुनः उपयोग
एग्जाम में आने वाला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पुनः इस्तेमाल या पुनः उपयोग पुनः चक्रण से बेहतर है। क्यों है? क्योंकि इसमें ऊर्जा की बचत होती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हमें संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इनकी प्रकृति में मात्रा क्या है? सीमित है। संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? पहला पॉइंट क्या है? इनकी मात्रा सीमित है। दूसरा कि वर्तमान में स्वास्थ्य सेवाएं जो होती हैं उनकी के कारण क्या हो गया है? जनसंख्या में वृद्धि हो गई और इसके कारण इनकी मांग में वृद्धि हो गई है। इसी कारण क्या है? हमें संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है 1 नंबर का कि संपोषित विकास क्या होता है? देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, संपोषित यानी ऐसा विकास जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करे और विकास के साथ साथ भावी संतति के लिए भी संसाधनों का संरक्षण भी करती हो। अर्थात वह विकास की संकल्पना जिसमें मनुष्य के द्वारा संसाधनों का उपयोग भी किया जाए और भावी पीढ़ी के लिए उन्हें सुरक्षित भी रखा जाए, संपोषित विकास कहलाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन बन रहा है क्या कि प्राकृतिक संसाधनों की व्यवस्था करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नंबर 1 पहला जो पॉइंट है वो ये कहता है कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखें कि आप प्राकृतिक संसाधनों का जब व्यवस्था करते हैं तो इस प्रकार से उनका व्यवस्था कीजिए कि वो भावी पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट इनका जो वितरण है वो समान रूप से होने की प्रभावशाली लोगों को ही इसका लाभ मिले। तीसरा जो पॉइंट है कि अगर जब हम इन प्राकृतिक संसाधनों का जब हमने उपयोग कर लिया है तो उपयोग करने के बाद जो अपशिष्ट बचता है उसका सुरक्षित निपटान करने का भी प्रबंधन होना चाहिए। तो कुल मिला के प्राकृतिक संसाधनों की व्यवस्था करते समय इन 3 बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। इसके बाद आता है वन एवं वन्य जीवन संरक्षण। यहाँ से जो फर्स्ट लाइन है इसमें खालिस्तान या फिर एक एबेसेडर टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन जैव विविधता के तप्त स्थल हैं? कौन जैव विविधता के तप्त स्थल है? तो कौन है? वन है। वन जैव विविधता के तप्त स्थल है। जैव विविधता को सुरक्षित रखना प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्यों में से एक है क्योंकि विविधता के नष्ट होते ही पारिस्थितिक स्थायित्व क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे कि पहला वन जैव विविधता के तप्त स्थल है। नेक्स्ट कि अगर विविधता नष्ट हो जाती है तो पारिस्थितिक स्थायित्व भी नष्ट हो जाएगा। जैव विविधता किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली विविध प्रकार की जो स्पीसीज हैं, प्रजातियां हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता। जैसे पुष्प पादप, पक्षी, कीट, सरीसृप इत्यादि सभी क्या कहलाते हैं? जैव विविधता की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है तप्त स्थल, ऐसा क्षेत्र जहां अनेक प्रकार की संपदा पाई जाती है। दावेदार, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि दावेदार या स्टेक होल्डर किसे कहते हैं? एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये, तो इसको जरा ध्यान से पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। स्टेक होल्डर से मतलब क्या होता है कि ऐसे लोग जिनका किसी कार्य या चीज़ पर क्या हो वो निर्भर हो, वो उसके दावेदार कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी खेत में रहते हैं तो खेत के आसपास जो हमारे पौधे, पेड़ पौधे वगैरह जो भी हैं उन पर हमारा जीवन निर्भर करता है ईंधन के लिए या फिर ऑक्सीजन के लिए किसी न किसी रूप में, तो हम उनके दावेदार कहलाते हैं। तो उसी प्रकार से दावेदार या स्टेक होल्डर क्या होते हैं? 4 प्रकार के लोग होते हैं। नंबर 1 स्थानीय लोग, नंबर 2 सरकारी वन विभाग, उद्योगपति और प्रकृति प्रेमी। आपको नाम याद रखना है, पॉइंट वाइज याद रखना है। स्थानीय लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए वनों पर आश्रित होते हैं। सरकारी वन विभाग जिनका जो गवर्नमेंट है जो उन पर नियंत्रण करती है वो भी उनके दावेदार होते हैं। उद्योगपति जिसने उस जगह को खरीद लिया और उनमें किसी चीज़ को उगाकर या उत्पाद प्राप्त करके उससे अपना लाभ प्राप्त कर रहे हों। नेक्स्ट है जो उस वन्य या उस प्रकृति क्षेत्र में वन्य जीव रहते हैं या उस प्रकृति को चाहने वाले रहते हैं, वो भी उसके दावेदार कहलाते हैं। तो कुल मिला के दावेदार 4 होते हैं: स्थानीय, सरकारी वन विभाग, उद्योगपति, वन्य जीवन एवं प्रकृति प्रेमी। नेक्स्ट ये छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए जो वन संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। वन संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाने वाले कुछ उदाहरण दीजिए। तो पहला है खेजड़ी वृक्ष,
दूसरा है चिपको आंदोलन और तीसरा है पश्चिम बंगाल के वन विभाग के शहीद हुए सालों को अराबाड़ी वन क्षेत्र में नया जीवन दिया गया। अराबाड़ी वन क्षेत्र में कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के वन विभाग में जो नष्ट हुए साल के वृक्ष थे उन्हें अराबाड़ी वन क्षेत्र में नया जीवन दिया गया। खेजड़ी वृक्ष, इसका सीधा सीधा आप याद रखिए कि अमृता देवी बिश्नोई से संबंधित है। 1731 की ये घटना है। जोधपुर के खेजड़ली गांव खेजड़ली गांव से संबंधित है ये, इस चीज़ को ध्यान रखना। और इसमें 363 लोगों ने अपना बलिदान दे दिया था। और इसी कारण से भारत सरकार के द्वारा ये एक छोटा क्वेश्चन बन रहा है कि जीवन संरक्षण के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद है चिपको आंदोलन। यह आंदोलन गढ़वाल के रेनी नामक गांव में हुआ था। वहां पर ठेकेदार के आदमी वृक्षों को काटने पहुंच गए थे और महिलाएं उन पेड़ों की चिपक गई थी, जिससे क्या हुआ, ठेकेदार मजबूर हो गए अपने विचार को बदलने के लिए। तो कुल मिला के वन संरक्षण को के लिए 3 ऐसे उदाहरण हैं। एक तो खेजड़ली आंदोलन, दूसरा चिपको आंदोलन और तीसरा पश्चिम बंगाल की घटना। इसके बाद आता है सभी के लिए जल। जल ही जीवन है, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। जल पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों की मूलभूत इकाई है। जल एक महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे लिए। इसके अलावा भारत में बांध, तालाब, नहरें सिंचाई के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब बांध में जल संग्रहण की काफ़ी मात्रा में किया जाता है, जिसका उपयोग सिंचाई में ही नहीं बल्कि विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। यहाँ से अभी तक कोई ऐसे पूछने वाला क्वेश्चन नहीं है। पूछने वाला क्वेश्चन ये आएंगे कि कौन सा बांध किस नदी पर है। जैसे टेहरी बांध कौन सी नदी पर है? गंगा नदी। इस बांध में इतना पानी है, ये उत्तराखंड के आसपास बांध उपस्थित है। ऐसा माना जाता है कि अगर बाढ़ आ जाए और किसी वजह से टेहरी बांध टूट जाए तो पूरी दिल्ली डूब जाएगी, इतना पानी है इसमें। तो भागीरथी नदी पर टेहरी बांध है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है और भाखरा नांगल बांध कहाँ है? सतलुज नदी पे। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। टेहरी बांध गंगा नदी, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी। इसके बाद आता है बांधों की क्या लाभ हैं। तो बांधों से हमें क्या लाभ होता है? पर्याप्त जल सुनिश्चित करता है, विद्युत उत्पादन के हमारे लिए काम में आता है, जल वितरण के लिए सहायक होता है। अब बांध के निर्माण में आने वाली हानियाँ कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट है। पॉइंट याद रखने आपको। सामाजिक समस्या, पर्यावरण समस्या, आर्थिक समस्याएं। बांधों की निर्माण में आने वाली समस्या क्या है? सामाजिक समस्या। सामाजिक समस्या मतलब बांध को बनाने के लिए बहुत बड़े भूभाग की आवश्यकता होती है, इसलिए किसान और आदिवासी को क्या करना पड़ता है? विस्थापित करना पड़ता है। दूसरा, उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा भी नहीं मिलता। किसानों को विस्थापन और किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलना, यह है सामाजिक समस्या। पर्यावरणीय समस्या बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है? वनों का क्षय होता है, जैव विविधता की हानि होती है और पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है। इसके अलावा आर्थिक समस्या, जनता का अत्यधिक धन लगता है, बहुत ज़्यादा धन लगता है, क्योंकि बहुत बड़े भूभाग में बांध बनाया जाता है और उस अनुपात में उनको लाभ भी नहीं मिलता। तो कुल मिला के बांधों से होने वाली हानियाँ इस प्रकार हैं। नेक्स्ट है जल संग्रहण। जल संग्रहण से छोटे क्वेश्चन बनते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास करना होता है। वर्षा जल संचयन की, वर्षा का जो पानी होता है उसको भूमि के अंदर कुंड बना करके संरक्षित करना ही क्या कहलाता है? वर्षा जल संचयन कहलाता है। और प्राचीन काल में ऐसी बहुत सी विधियां काम में ली जाती है जिससे वर्षा जल को संचयन किया जा सकता है। एग्जाम में इन्हीं तरीकों के बारे में आपको पूछा जा सकता है, सीधा सीधा इनको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि राजस्थान में प्राचीन जल संचयन के लिए कौन सी विधियों को काम में लिया जाता था? तो खादिन और जो बड़े पात्र होते हैं, नाड़ी, जैसे अपने यहाँ जोड़ी वगैरह बोलते हैं उनको, जोड़ी, जोड़, जंखाड़, इनको खादिन, बड़े पात्र। इसके अलावा सेकंड जो इम्पोर्टेंट है वो है एक एरिस। एरिस कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में कुल्ह पाया जाता है। दिल्ली में बावड़ी पाया जाता है। मध्य प्रदेश में बंदिश पाया जाता है और महाराष्ट्र में बंधारस। तो ये देखो, ये दोनों चीज़ याद रह जाएंगी। अगर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आपको याद है तो बंधारस और बंदिश, बंधारस और बंदिश। तो कुल मिला के आपको इनका नाम याद रखना पड़ेगा। इसके बाद आता है भूमि संरक्षण के लाभ। आपको कम से कम 2 या 3 लाभ, 2 लाभ पूछे जा सकते हैं, तो आप सीधा सीधा याद रखिए कि भूमि जल के फायदे क्या होते हैं। एक तो पानी का वाष्पीकरण नहीं होता और ये कुओं को भरता है। इसके अलावा और भी आप लिख सकते हैं कि
पौधों को नमी पहुंचाता है, मच्छरों के जनन की समस्या नहीं होती और जंतुओं के अपशिष्ट के संदूषण से खराब भी ये नहीं होता, सुरक्षित रहता है। तो कुल मिला के ये इस प्रकार से हो गया। इसके बाद आता है कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम, कोयला आप जानते हैं कोयला और पेट्रोलियम दोनों ही अनवीनीकरण यानी समाप्य प्राकृतिक संसाधन होते हैं और इन्हीं को हम जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जानते हैं। और इसका निर्माण क्या हुआ, काफ़ी लंबे टाइम तक 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी में वनस्पति अवशेषों के अपघटन से कोयले का निर्माण हुआ था। पेट्रोलियम पदार्थ क्या होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों के मृत अवशेषों के अपघटन से हुआ। यह अपघटन उच्च दाब और उच्च ताप के कारण हुआ और पेट्रोलियम के निर्माण में लाखों वर्ष लगे। इसीलिए क्या है, ये इनकी प्रकृति में मात्रा निश्चित है और अगर ये नष्ट हो जाएंगे तो फिर इनको लाखों वर्ष लगेंगे। इसलिए ये इनकी प्रकृति में मात्रा सीमित है और इनको क्या कहा जाता है, समाप्य संसाधन कहा जाता है या अनवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन भी कहा जाता है। कोयला और पेट्रोल भविष्य में समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद आता है कोयला और पेट्रोल भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कारण है इनका, क्यों समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि वर्तमान दर से प्रयोग करने पर कोयला अगले 200 वर्ष तक क्या रहेगा, उपलब्ध रहेगा, उसके बाद में नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो रीजन है पेट्रोलियम का, कि पेट्रोलियम वर्तमान दर से अगर इसका उपयोग करेंगे तो ये 40 वर्ष, अगले 40 वर्ष तक ही मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोयला अगले 200 वर्ष तक उपलब्ध रहेगा और पेट्रोलियम अगले 40 वर्षों तक ही उपलब्ध रहेगा। नेक्स्ट जो अपना आता है वो जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से होने वाली हानियाँ। अगर जीवाश्म ईंधन हम प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हम किसी भी जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं तो उसमें क्या निकलता है, बड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती हैं जो वायु को प्रदूषित करती हैं। उसके अलावा बीमारियां, विभिन्न प्रकार की सांस से संबंधित रोग हो सकते हैं, दमा, अस्थमा, खांसी इत्यादि। इसके बाद वैश्विक उष्मन मतलब ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी इसे हम जानते हैं। प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का लगातार बढ़ने से पृथ्वी के तापमान का भी लगातार बढ़ना क्या कहलाता है, वैश्विक उष्मीकरण कहलाता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, छोटा क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग में मितव्ययता क्यों बननी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि छोटे क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको जरूर ध्यान में रखना है। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग में मितव्ययता इसलिए बरतनी चाहिए क्योंकि ये क्या होते हैं, सीमित होते हैं, समाप्य और सीमित होते हैं। सेकंड, एक बार समाप्त होने के बाद इन्हें बनने में क्या होगा, काफ़ी टाइम लगेगा। पहला, सीमित होते हैं इनकी प्रकृति में मात्रा। सेकंड, प्रकृति में अगर ये एक बार समाप्त हो गए तो निकट भविष्य में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे क्योंकि इनको बनने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। इसलिए हमें जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग में क्या बरतनी चाहिए, मितव्ययता बरतनी चाहिए। नेक्स्ट, जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को सीमित करने के उपाय, कि हम किस प्रकार से जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को सीमित कर सकते हैं। तो जिन विद्युत उपकरणों का उपयोग नहीं हो रहा उनका स्विच बंद कर देना चाहिए। घरों में CFL का उपयोग नहीं हो रहा, मतलब सामान्य बल्ब वगैरह की तुलना में हमें CFL का उपयोग करना चाहिए। निजी वाहनों की अपेक्षा में सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए। लिफ्ट की अपेक्षा सीढ़ी का उपयोग करना चाहिए और जहाँ तक हो सके सोलर कुकर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो कुल मिला के ये 5-6 उपाय हम करके जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को क्या कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ छोटे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, उनको भी आप ध्यान में रखिए। प्राकृतिक, ये आपको खुद करना है, प्राकृतिक गैस और LPG को छोड़कर किसी अन्य स्वच्छ ईंधन का नाम बताइए। 1 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक गैस और LPG को छोड़कर किसी अन्य स्वच्छ ईंधन का नाम बताइए। दो जीवाश्म ईंधन जैसे कि पेट्रोलियम और कोयला। भूमजल में वृद्धि करने के लिए सबसे अधिक जो प्रचलित तकनीक है वो कौन सी है, जल संचयन की है। आपको पता होना चाहिए राजस्थान और महाराष्ट्र सभी में, हमने मध्य प्रदेश उन्हें पढ़ा था, तो आप बताइए कि उनमें सबसे अधिक प्रचलित तकनीक कौन सी है। इसके बाद 2 अक्षय मतलब असमाप्य में कौन से संसाधन हो गए, एक तो वायु हो गया और दूसरा सौर हो गया, सूर्य प्रकाश ऊर्जा। तो कुल मिला के ये लिख सकते हो, इसमें जल भी होता है।
नेक्स्ट है, कौन से बैक्टीरिया की उपस्थिति में जल संदूषित होना दिखाती है? कॉलीफॉर्म नामक जीवाणु की उपस्थिति क्या दर्शाती है? जल का संदूषित होना। CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जैव विविधता किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों और प्रजातियों की जो संख्या है, कुल संख्या, उसी को जैव विविधता कहते हैं। पुनः उपयोग पुनः चक्रण से क्यों बेहतर है? क्योंकि पुनः चक्रण में ऊर्जा की खपत होती है, जबकि पुनः उपयोग में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि पुनः उपयोग में ऊर्जा की बचत होती है। राजस्थान में खेजड़ी वस्तु को बचाने के लिए किसका नाम याद आता है? अमृता देवी बिश्नोई का नाम आता है। अमृता देवी बिश्नोई का नाम। दावेदार कौन होते हैं? जो किसी वन्य जीवन या संरक्षण प्राकृतिक संसाधनों के निकट रहने वाले जो होते हैं, जो जो किसी चीज़ पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम दावेदार कहते हैं। कौन कौन होते हैं? स्थानीय सरकार और जो बिजनेसमैन होते हैं वो, और उसके अलावा प्रकृति प्रेमी और वन्य जीवन। तो कुल मिला के ये छोटे क्वेश्चन हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। और भी कई क्वेश्चन हैं, आप एक बार इनको भी पढ़ लीजिए ताकि आपको ध्यान में रहे। प्राकृतिक संपोषित विकास किसे कहते हैं? वर्तमान में उपयोग करना और भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित करना। अपने घर में विद्युत बचाने के लिए हम कौन से उपाय कर सकते हैं? अगर जरूरत न पड़े तो उनको क्या कर दें? स्विच ऑफ कर दें और विद्युत ऊर्जा की तुलना में सौर ऊर्जा का उपयोग करें। नेक्स्ट, जीवाश्म ईंधन के प्रयोग में मितव्ययता क्यों बढ़नी चाहिए? क्योंकि इनकी प्रकृति में मात्रा सीमित है। अभी भी लास्ट में हमने पढ़ा था, एक बार आप उनको दोबारा रिवीजन करिए। जल संग्रहण के 2 उपयोग बताइए, ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। बांध के निर्माण में होने वाली 2 हानियाँ हमने 3 पढ़ी थी, आर्थिक, सामाजिक और प्राकृतिक। आपको 2 पूछी हैं। हमें वन और वन्य जीवों को सुरक्षित क्यों करना चाहिए? क्योंकि इनकी प्रकृति में मात्रा क्या होती है? निश्चित होती है। और अगर इनमें से किसी को भी सुरक्षित नहीं किया जाएगा तो ये नष्ट हो जाएंगे और उसके ऊपर हमारा भी असर पड़ेगा। 3R का सिद्धांत आपको बताया हुआ है। जीवाश्म ईंधनों से दहन से हमारे पर्यावरण पर क्या असर पड़ा है? वायुमंडल क्या हो जाएगा? प्रदूषित हो जाएगा। उससे होने वाली हानियाँ हमने अभी अभी पढ़ी थी, ये रही जीवाश्म ईंधन से होने वाली हानियाँ। तो वायु प्रदूषण, बीमारियाँ और वैश्विक ईंधन। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है, जिसमें जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हमने यहाँ कर लिए हैं। बांध का क्वेश्चन दिया हुआ है, कोयला और पेट्रोलियम के उत्पादों का उपयोग दिया हुआ है। तो आशा करता हूँ आपको ये पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा और आप जिन प्रश्नों पे मैंने ज़्यादा फोकस किया है उनको थोड़ा ज़्यादा देखिए। धन्यवाद।